Lookism Chapter 606 Everything is going according to the plan. वेल वो तो दिख ही रहा है कि किस लेवल की प्लानिंग है। पहले अपना काम करवाने के लिए एक बंदा हायर करो, फिर उस बंदे को कहो कि और बंदों को हायर करे, एंड देन उस बंदे को साइड पे चिल करने दो और फिर खुद ही अपना काम पेलने लग जाओ। अब सच कहूँ तो पीटीजे सेंसाई का विजन क्या है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन लुकिज्म के लॉयल फैंस अपनी पर्सनल पुश्तैनी भाषा में इसे बैड राइटिंग कहते हैं। घबराया हुआ बिग डैनियल काफी स्पीड में भागते हुए उस फाइटिंग स्पॉट तक पहुंच जाता है जहां पर सन्नाटा भाई उसका इंतजार कर रहे थे। और हाँ, ये पैनल को देखकर साफ पता चलता है कि बिग डैनियल को जिन्यूंग पार्क के लेवल पर ले जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस चैप्टर के बाद हार्डकोर जेम्स ली फैंस को ऐसा लगने लगा है कि लोग उस कैरेक्टर को मेजर इकबाल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक थोड़ी सी डिसअपॉइंट इसी वजह से है क्योंकि जेम्स ली जैसे बंदे को हमने आज तक इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं देखा कि अपने सामने वाले कंप्लीट थ्रेट को वो अंडर एस्टिमेट ही कर दे। ऑब्वियसली टॉप नॉच हाई लेवल आईक्यू वाले बंदे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। नो डाउट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो कम बैक करेगा और मैं ये मानने को भी तैयार हूँ कि वो टॉम ली को हरा दे और मार भी दे, लेकिन ऐसा आईक्यू किस काम का जिसको एक जंगली बंदा अपने जांगड़पने से मात दे दे। सॉरी टू से, लेकिन जिस भी जेम्स ली फैन को ऐसा लगता है कि टॉम ली का अटैक खुद पर लेना ये भी जेम्स का प्लान है, तो प्लीज हेडफोन लगा लो, क्योंकि उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गैंड फड़वाने को प्लान नहीं कहते। वेल, अब इस पूरी चीज पर आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं कंफ्यूजन दूर करने के साथ साथ हमारे प्यारे बूटी किम के बारे में भी 4 शब्द बताना चाहूंगा। अब सच कहूँ तो इस आर्क के अंदर इवेंट्स और उसकी टाइमिंग इतनी ज्यादा मैच्ड अप हो गई है कि साला पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। चैप्टर 586 में जेंटलमैन ने लाइटनिंग चोई को लुढ़का दिया, फिर चैप्टर 587 में हमारे जेक भाई गड्डी लेके लाइटनिंग चोई के पास जाने के लिए निकले, जो ऑलरेडी दुनिया से जा चुका है। 589 में जेंटलमैन फर्स्ट जनरेशन के मुस्टंडो के साथ चर्च में पहुंच गया। फिर चैप्टर 590 में टॉम ली जे जाटुकी को लुढ़का के गड्डी लेके निकला, और इसके 2 चैप्टर बाद ओजी डैनियल चैप्टर 592 में साइकिल लेकर वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स की तरफ आगे बढ़ा। वेल, इसके 2-3 चैप्टर के बाद वो भी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गया। उसके कुछ चैप्टर्स के बाद 601 के अंदर जेम्स ली की जाटुकी के साथ मीटिंग भी हो गई, और फिर 1-2 चैप्टर छोड़कर यानी कि चैप्टर 603 में टॉम ली चर्च के अंदर एंटर हो गया। टोटल 13 चैप्टर्स के बाद बट देन हमें दिखाया गया कि जेम्स ली वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन कैसे? क्योंकि उसकी जाटुकी के साथ हुई मीटिंग से काफी टाइम पहले ही टॉम ली चर्च की लोकेशन पर निकल गया था। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, तब एक तरफ कीटे किम किंग ऑफ जियोलाडो वर्कर्स का हेडक्वार्टर्स वो सभी डैनियल पार्क और जिन्यूंग पार्क से निपट रहे थे। मेनवाइल जेक किम ये साला इनमें से एक भी जगह पर नहीं पहुंचा, जबकि वो तो सबसे पहले निकला था और जिधर जाने को निकला था उधर ही नहीं गया। बेचारे लाइटनिंग चोई की आत्मा ऊपर जाके गैब्रियल किम को गाली दे रही होगी कि कैसी औलाद पैदा की है तूने बे। मानो ना मानो, जेक किम मानवा में इसीलिए है क्योंकि वो गैब्रियल किम का जायज बेटा है, एंड इसलिए मानवा में उसकी इज्जत होती है। अगर वो उन लेजेंडरी गोटो से ना निकला होता ना, तो इस मानवा के अंदर ड्यूक हवा से कम उसकी अपीयरेंस और गैंगनम लैंडलॉर्ड से कम इज्जत होती उसकी। अब लाइनमैन के पास जेक किम का आना ये एक ही चीज को सेटअप करता है कि मिस किम के द्वारा उसको जो टेप दी गई है उसमें रही खास इन्फॉर्मेशन जेक किम के काम की है। अब उसकी और लाइनमैन की कन्वर्जेशन के दौरान जेक ने उसे ये भी बताया कि मिस किम को बचाने के लिए कोई और ऑलरेडी रवाना हो चुका है, जो मोस्ट प्रोबेबली जेरी कॉन ही है। अब चलो वापस से आते हैं जेम्स ली और टॉम ली की फाइट पर, जिसकी शुरुआत होने से पहले ही पता नहीं क्यों इन फर्स्ट जनरेशन वाले बंदों को खुजली हो रही होती है कि वो भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाए। तो क्या वो लोग जेम्स ली की पोटेंशियल से अनजान है, या फिर वो लोग उसे ठीक तरीके से पहचानते ही नहीं है कि यही बंदा हमारी पूरी जनरेशन का लेजेंड है। वेल, ये फाइट उतनी भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, बट इसकी शुरुआत में टॉम ली के कई सारे अटैक से जेम्स ली बचा। इवन उसने टॉम ली पर अटैक्स भी किए, स्पीड मास्टरी और टेक्निक मास्टरी को कंबाइन भी किया, और साथ ही अपने कुछ सिग्नेचर मूव्स भी परफॉर्म किए। उसका एक आधा अटैक ऐसा नया वाला फील हुआ, और टॉम ली भी ये जानकर थोड़ा सा वरिड था कि जैसे जैसे फाइट की ड्यूरेशन बढ़ रही है वैसे जेम्स ली भी उसके सारे अटैक्स को पढ़ पा रहा है। वेल, अब तक हमने लुकिज्म में ये बहुत सुना था कि जेम्स ली को बनाने वाला चार्ल्स चोई है, एंड ये चीज उसने ही कई बार बोली थी, बट शायद से ये पहली बार है कि जेम्स ली ने खुद से इस फाइट में ये एडमिट किया कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो सब उसी बंदे की बदौलत है। अब इस पूरी फाइट में मुझे एक और चीज अनरियल लगी, वो थी टॉम ली के सामने जेम्स ली की काफी छोटी साइज। नहीं, मैं उसकी नहीं बल्कि ऑल ओवर बॉडी की बात कर रहा हूँ।
जो शायद आप सभी ने भी नोटिस किया होगा। टॉम ली इस पूरे टाइम पर ऐसा दिखा रहा था कि उसका पूरा फोकस जेम्स के पैरों पर है। अब टॉम ली की तरफ से भी हमें फाइट में काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उसके जितने भी अटैक जेम्स ली को नहीं लगे वो सारे उस चर्च के मलबे को बिखेर रहे थे, जिससे जेम्स ली अननोइंगली एक जगह पर स्टक होता जा रहा था। इवन टॉम ली ने अपने एक सरप्राइज अटैक से उसके ईयर ड्रम्स भी इंजर्ड कर दिए थे, जिससे जेम्स ली की सेंसेस पर इफेक्ट पड़ा। एंड यहीं से फाइटिंग प्रोटेजी ने जेम्स ली को ट्रिक करना शुरू कर दिया था। टॉम ने जेम्स के फेस और लेग्स पर कई सारे अटैक्स किए, जिनसे जेम्स ली बचा और उल्टा टॉम को ही हैवी हिट्स दिए। बट तभी टॉम ली ने ये रिवील किया कि वो तो उसके पैरों के पीछे कभी था ही नहीं, उसे बस जेम्स की स्पीड को काबू करना था। एंड देन भाई ने अपने वर्जन का बेला चाउ गाते हुए अपने प्रोस्थेटिक हैंड से एक यूनिक स्किल को परफॉर्म किया, जिसके काउंटर में जेम्स ली ने अपना एक मास्टरी वाला अटैक किया एंड उसके प्रोस्थेटिक हैंड को शैटर कर दिया। तो सोचो, अगर यहाँ पर टॉम ली का असली वाला हाथ होता तो क्या उसका भी यही हाल होता। एंड ऊपर से उसे डिस्ट्रॉय करते वक्त जेम्स ली इतना ज्यादा क्यों खुश हो गया? क्या सही में उसे अपने अपोनेंट के बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का इतना ज्यादा ऑब्सेशन है? हम जेम्स ली को कितना भी IQ वाला बंदा कहकर डिफेंड कर ले, बट उसके स्माइल ने यह साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि जेम्स ली ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसकी गवाही आने वाले टाइम में उसके एब्डोमिनल एरिया का वो घाव और उसका दाग देता रहेगा। सच में मैंने अब तक के लुकिज्म में जेम्स ली की बॉडी पर कोई भी इतनी हैवी इंजरी का निशान नहीं देखा, जिससे एक और बात दिमाग में क्लिक होती है कि करंट जेम्स ली और कीटे किम इतने ज्यादा ताकतवर है, इसके बावजूद टॉम ली और जिनयूंग पार्क जैसे बंदों को हराने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर उन लोगों ने मिलकर गैरप्योंग किम और बेको कॉन को कैसे निपटाया होगा? इवन तब तो उन दोनों के पास इतनी मास्टरीज भी नहीं रही होगी। इट मीन्स कि वो कोई फेयर फाइट नहीं थी, कोई और भी उनके साथ इन्वॉल्व था, जो फ्यूचर में रिवील होगा। अब देखा जाए तो टॉम ली के अकॉर्डिंग उसने जेम्स ली को एक फैटल इंजरी दी है, जिससे उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस होगा। बट क्या हो कि जेम्स ली के पास अपनी भी कोई यूनिक स्किल हो या फिर कोई टेक्निक जिससे वो इस इंजरी को इंड्योर कर सके, या फिर वो खुद से ही इंड्योरेंस मास्टरी को अवेक करे। ऊपर से जेम्स ली पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वो चाहता तो अपने उस यूनिक पाथ वाली टेक्निक को टॉम ली के सामने भी यूज कर सकता था, जो उसने जैग्योना के खिलाफ की थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस मूव को परफॉर्म करने के लिए सराउंडिंग में उतना एरिया होना चाहिए। जेम्स ली तो एक जगह पर स्टक हो गया था, क्या पता उसने टी शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ भी पहना हो, जिससे इंजरी का इम्पैक्ट कम हो सकता है। एंड अगर जैसा हमने देखा कि उसे भी हैवी इंजरीज हुई है, तो इस मामले में भी मैं यही कहना चाहूंगा, इट्स गुड राइटिंग। किसी भी कहानी में ऐसी चीजें ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिससे आगे चल के OP लेवल का ऑरा फार्मिंग मोमेंट क्रिएट होता है।